नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 12 जो कि है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। ये एनआईएसएम सीरीज 5A का आखिरी चैप्टर होने वाला है और ये चैप्टर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझेंगे कि एक्चुअल काम कैसे करना है, सही इन्वेस्टर्स के लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करनी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इन्वेस्टर्स की जरूरत के हिसाब से स्कीम कैसे चुने, रिस्क लेवल क्या होती है, फंड सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होते हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। ये चैप्टर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन बेसिकली एनआईएसएम एग्जाम में 8% का वेटेज लेके आता है, यानी लगभग आपको 8 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से ही देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चैप्टर का आपका डेली यूज में काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस चैप्टर की कोर थिंकिंग ये है कि हर इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, रिस्क टॉलरेंसी अलग होती है, टाइम होराइजन अलग होता है, तो एक ही स्कीम सबके लिए सही नहीं होती है। यही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझते हैं फाइनेंशियल गोल सेट करना। बेसिकली हर एक इन्वेस्टर्स का एक अपना फाइनेंशियल गोल होता है, तो पहले स्टेप में ही आप फाइनेंशियल गोल सेट करोगे। इन्वेस्टर्स को पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के कर रहे हैं या फिर इमरजेंसी फंड्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपको गोल अपना क्लियरली डिफाइन करना होगा। गोल डिफाइन होने के बाद से ही स्कीम सेलेक्ट करना ठीक होता है। बिना गोल के स्कीम चुनना एक सही तरीका नहीं माना जाता है, एक सही डेस्टिनेशन नहीं होती है। एक सही डेस्टिनेशन बिना गोल के आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। स्टेप 2 की बात करी जाए तो इन्वेस्टर्स की सिचुएशंस को समझिए और रिस्क एपेटाइट एसेस करिए। तो दूसरे स्टेप में इन्वेस्टर्स की पूरी सिचुएशन समझना और रिस्क एपेटाइट को समझना होता है। हर इन्वेस्टर्स का रिस्क लेवल अलग होता है, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है। बेसिकली रिस्क एपेटाइट जो होता है वो 3 चीजों से डिसाइड करी जाती है। पहला, इन्वेस्टर्स की नीड फॉर रिस्क, यानी गोल के लिए कितना रिटर्न चाहिए। एबिलिटी टू टेक रिस्क की बात करी जाए तो इनकम, एज और उनकी डिपेंडेंसी क्या है वो डिफाइन करती है। फाइनेंशियल कितना रिस्क अफोर्ड वो कर सकते हैं और विलिंग टू टेक रिस्क का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली कितना कंफर्टेबल है मार्केट के अगर डाउनफॉल आता है उसको लेके। तो तीनों मिलाकर रिस्क प्रोफाइलिंग बनाती है। इसके बाद आप डिसाइड कर पाते हो कि आपका इन्वेस्टर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट है या एग्रेसिव इन्वेस्टर है। इसके अलावा हम एक एसेट एलोकेशन सेट करते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने ये सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। एसेट एलोकेशन का मतलब है इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो जो है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना होता है। लाइक इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो हर एसेट क्लास अलग अलग वक्त पे अलग अलग परफॉर्मेंस लेके आते हैं, साथ ही साथ इनका अलग अलग रिस्क एपेटाइट भी होता है। अलग, जैसे मान लो किसी टाइम पे अगर आपकी इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रही है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि उस टाइम पे हमारी डेट मार्केट परफॉर्म ना कर रही हो, या फिर किसी टाइम पे कमोडिटी मार्केट परफॉर्म कर रही हो, या इक्विटी मार्केट गिर रही है तो डेट और कमोडिटी आपको वहां पे एक सेफ्टी नट्स देके प्रोवाइड करा रहे हो। द पर्पज ऑफ एसेट एलोकेशन इज नॉट टू इनहेंस रिटर्न बट टू रिड्यूस द रिस्क। ये लाइन आप कम से रट लीजिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। तो एसेट एलोकेशन का सिंपल सा फंडा है, पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करिए अक्रॉस ऑल एसेट्स। इससे क्या होगा, आपके अपने गोल के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन जब सेट कर दोगे तो आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो एक लेवल तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब हम रिस्क लेवल की हायरार्की को समझते हैं, यानी म्यूचुअल फंड स्कीम में सबसे कम रिस्क वाली कौन सी स्कीम्स होती हैं और सबसे ज्यादा रिस्क वाली कौन सी स्कीम्स होती हैं। लोअर रिस्क से हाईएस्ट रिस्क की तरफ बढ़ेंगे। पहले समझते हैं लिक्विड फंड्स। ये ओवरनाइट या बहुत ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट रिस्क प्रैक्टिकली 0 देखने को मिलती है। उसके बाद आता है गिल्ड फंड, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क जो है वो आपको 0 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क फिर भी बना रहता है। फिर डेट फंड्स, ब्रॉडली बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों से होती है। उसके ऊपर आगे तो बैलेंस या हाइब्रिड स्कीम्स की बात करी जाए तो जो इक्विटी और डेट के मिक्स में मीडियम रिस्क लेके आते हैं और सबसे ज्यादा जो रिस्क में आते हैं वो इक्विटी फंड्स होते हैं, जो प्योर स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लेके आते हैं। इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है और इन कंपैरिजन टू डेट और हाइब्रिड रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब सिर्फ डेट फंड्स के अंदर की हायरार्कीज को समझे, अगर लोवेस्ट रिस्क से हाईएस्ट रिस्क की तरफ बढ़े हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक हायरार्की है जिसमें सबसे पहला है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जो कि 3 से 6 मंथ्स के अंडर में आता है। उसके बाद आता है लो ड्यूरेशन फंड, जो कि 6 महीने से 1 साल के अंदर में आता है। इसके बाद मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि टेन्योर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा रिस्क और रिवॉर्ड
रेशियो दोनों ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड्स में ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ओवरनाइट, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और मनी मार्केट में आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। रूल आप यहाँ पे याद रखिए, जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट का रिस्क देखने को मिलेगा। अब हायरार्की ऑफ क्रेडिट रेटिंग फंड्स की बात करी जाए तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले और सेफ में माना जाता है गिल्ड फंड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने कभी ऑफ कोर्स आपको पता है कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी तो वहां पे आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स आते हैं जो सबसे हाई क्वालिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही अनलाइकली सी डिफॉल्ट रिस्क आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रिपल बी, डबल बी और उससे नीचे ये सारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये जंक बॉन्ड्स की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको हाई क्रेडिट रिस्क देखने को मिलता है। लॉजिक यहाँ पे एकदम सिंपल है, जितनी नीचे रेटिंग या उतना ही ज्यादा रिस्क आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे कम जो रिस्क होता है वो अपना लार्ज कैप फंड में देखने को मिलता है क्योंकि ये टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करती है, यानी इंडिया के टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड जहाँ पे टॉप 100 के साथ साथ 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। फिर आता है मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और दोनों लगभग सेम ही होते हैं क्योंकि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है हमारा स्मॉल कैप कंपनीज में होता है क्योंकि ये 251 के बियॉन्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। कंपनी जो काफी स्मॉलर होती है, नए फेज की इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ पे आपको रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक हायरार्की की तरफ से समझाऊं, पहले आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बाद मल्टी, फ्लेक्सी कैप, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। इस तरीके से जो हमारा रिस्क है ऊपर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ चला जाता है। रिस्क हायरार्की ऑफ डाइवर्सिफाइड और कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स की बात करी जाए तो ये हायरार्की एक बिल्कुल डिफरेंट है। कितना डाइवर्सिफाइड फंड है, सबसे डाइवर्सिफाइड जैसे इंडेक्स हो गया, ETFs हो गए, कोई फंड मैनेजर की पर्सनल चॉइस और उन पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मार्केट में जो इंडेक्स है उसी को रेप्लिकेट करता है। और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क जो है वो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में देखने को मिलता है। एक ही सेक्टर यानी मान लो IT, फार्मा, बैंकिंग या एक थीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन में ही इन्वेस्ट होता है। अगर ये थीम या ये सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हाइब्रिड फंड्स के हायरार्की की बात करी जाए तो हाइब्रिड का मतलब ही है कि इक्विटी और डेट के मिक्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो जितना ज्यादा इक्विटी उतना ज्यादा रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम रिस्क वाला हाइब्रिड जो होता है उसे हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड करते हैं जहां पे आप 75 to 90% जो है वो डेट की तरफ एलोकेशन देखते हो। सिर्फ 10 से 25% का जो है वो आपको इक्विटी साइड में देखोगे तो इस तरीके से रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इक्विटी सेविंग फंड्स लाइक आर्बिट्राज हो गए और डेट, इन तीनों में जो है वो मॉडरेट या कंजर्वेटिव रिस्क आपको देखने को मिलता है। फिर आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड जो कि 40 to 60% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी ओरिएंटेड होती है, यानी 40 to 60% डेट की तरफ भी आप इंक्रीज कर सकते हो, वो फंड मैनेजर की कॉल होती है। तो ट्रूली ये बैलेंस्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से इक्विटी बढ़ेगा उस तरीके से आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पे मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक मान लो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। तो ईच कैटेगरी में मिनिमम 10% की इन्वेस्टमेंट होती है तो उसी तरीके से आपका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। अगला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो एलोकेशन इक्विटी में होती है वो 65 to 80% आपको इक्विटी में देखने को मिलती है। 20 to 35% जो है वो हमारा डेट में होता है क्योंकि जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विटी एक्सपोजर जहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हायर साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट समझिएगा, आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज बेसिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करता है, इक्विटी कैटेगरीज में आता है लेकिन रिस्क जो है वो बिल्कुल डेट की तरह लेके आता है। अगर मैं रिस्क हायरार्की समझाऊं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, फिर इक्विटी सेविंग, फिर बैलेंस हाइब्रिड, फिर मल्टी एसेट और एग्रेसिव हाइब्रिड। इस तरीके से रिस्क आपका बढ़ते चला जाता है। स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करी जाए, मान लो एक्टिव वर्सेस पैसिव या ओपन एंडेड फंड है या क्लोज एंडेड फंड्स की बात करी जाए तो पहले समझते हैं एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड। तो जो इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बेंचमार्क बीट नहीं करना चाहते या बेंचमार्क के बराबर का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, सिर्फ मार्केट के साथ चलने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। जो इन्वेस्टर एग्रेसिव हैं, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, वो एक्टिव फंड्स दैट इज जो कि फंड मैनेजर अपनी रिसर्च से स्टॉक्स पिक करता है, बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा लेता है। अगर बेंचमार्क बीट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड सजेस्ट करोगे, अगर बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न लाना चाहते हो तो आप उसको एक्टिव फंड सजेस्ट करोगे। ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड फंड्स की बात करी जाए तो जो इन्वेस्टर पैसे को लॉक इन कर सकता है वो क्लोज एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। जो इन्वेस्टर लिक्विडिटी
लिक्विडिटी चाहता है यानी कभी भी निकाल सकता है, उसको आप ओपन एंडेड फंड ही सजेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मार्केट कैप के हिसाब से बात करी जाए, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू या और भी पैरामीटर्स की बात करी जाए, जैसे मान लो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप की अगर बात करें हम, तो लार्ज एंड मिड कैप जो फंड्स होते हैं वो रिस्कियर देन लार्ज कैप फंड्स माने जाते हैं, बट लेस रिस्कियर देन मिड कैप। तो जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं बट रिटर्न भी कमाना चाहते हैं, उनको आप लार्ज कैप भी सजेस्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई हम इस वीडियो से हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बट हम रिस्क लेवल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर रिस्क ले सकता है तो किस तरीके के फंड्स हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं एज एन एडवाइजर जो सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू है। अब ग्रोथ फंड वाले जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये वो कंपनी चुनते हैं जो फास्ट ग्रो कर रही है, यानी जिनका पीई रेशियो जो होता है, जो हमने प्राइस टू अर्निंग अभी लास्ट के चैप्टर में डिस्कस करा था, वो हाई होता है। वहीं वैल्यू फंड्स की बात करी जाए तो ये वो कंपनी चुनती है जो अंडर वैल्यूड है, जिनका पीई जो क्या है वो कम है, जिसको हम एक तरीके से कहें तो डिस्काउंट बाइंग करते हैं, राइट। लेकिन उनका फंडामेंटली जो है, जो फंडामेंटल स्टांस है कंपनीज का, वो काफी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा ग्रोथ फंड्स की बात करी जाए तो बिल्कुल वो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं, वो ग्रोथ फंड कहलाते हैं। वैल्यू फंड्स फॉलिंग मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं, बट जो क्या है लॉन्गर होल्डिंग पीरियड में और भी बेटर करते हैं। फिक्स मैच्योरिटीज प्लान की बात करी जाए तो ये आइडियल है जब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन स्कीम की मैच्योरिटी के साथ मैच कर रहा हो और इन्वेस्टर जो है वो कन्वीनियंट है डेट स्कीम्स में पैसा डालने के लिए और उतने टाइम के लिए अपने को लॉक इन करने के लिए। फिक्स मैच्योरिटी प्लान में फंड मैनेजर जो है वो मैच्योरिटी तक सेम बॉन्ड्स होल्ड करता है, तो रिटर्न जो है रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल हो जाता है। रिस्क ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस यहाँ पे प्रैक्टिकली रिमूव्ड हो जाता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का मार्केट रिस्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करी जाए, अगर मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आप चूज कर रहे हो, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लो वैलेटिलिटी फीचर के साथ आता है और लो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज वाले इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट रेट चेंज से ज्यादा अफेक्टेड होता है, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए काफी सुटेबल होता है। वहीं लिक्विड फंड्स की बात करी जाए तो जो इन्वेस्टर सबसे कम रिस्क चाहते हैं और लिक्विडिटी अपने लिए बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि रिटर्न जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लो होता है और ये कभी भी पैसे को रिडीम कर सकते हैं इन फंड से। लिक्विड फंड जो है वो 91 डेज तक के इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करता है, ऑलमोस्ट नो मार्केट रिस्क। इमरजेंसी फंड के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पैसा पार्क कर सकते हो। फ्लोटिंग रेट डेट सिक्योरिटीज अपनी वैल्यू होल्ड करती है इवन इफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स, इसलिए फ्लोटर फंड्स का नैव जो है हमेशा स्टेडी रहता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट जो है उनका जो कूपन रेट है वो मार्केट रेट के साथ एडजस्ट होते रहता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इंस्ट्रूमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, तो ये प्राइस भी यहाँ पे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलती है। अब हाइब्रिड स्कीम्स लाइक गोल्ड फंड्स प्लस हाउ टू सेलेक्ट द फंड विद कैटेगरीज की बात करी जाए तो हाइब्रिड फंड्स डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्टर एक से ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे हाइब्रिड फंड्स ही लेना चाहिए। हाइब्रिड फंड मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, कंजर्वेटिव हो गया, बैलेंस हाइब्रिड फंड हो गया, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड हो गया। हायरार्की जो हमने अभी डिस्कस करी थी वहां पे आप जैसे स्क्रीन पे भी आप दिखा दें हम हायरार्की हाइब्रिड फंड्स की, तो सेम इसी हायरार्की को फॉलो करना होता है। इसके अलावा गोल्ड फंड्स की बात करी जाए तो गोल्ड फंड्स ये गोल्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं या सेक्टर जो हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। गोल्ड ईटीएफ्स ये डायरेक्टली गोल्ड के प्राइजेस से लिंक्ड होते हैं, गोल्ड का रेट बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ्स की नैब भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मान लो आप अपने कैटेगरीज भी डिसाइड कर ली, अब उसकी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक फंड लेने हैं वो अब हम डिसाइड करेंगे। तो अब फंड सिलेक्शन की बात करी जाए तो पहले आपको इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को मैच करना होता है, फंड के गोल्स इन्वेस्टर्स के गोल से मैच होने चाहिए। दूसरा, फंड मैनेजर उनका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कितने साल से है, सेम फंड मैनेज वो कितने टाइम से कर रहे हैं और किस तरीके की परफॉर्मेंस जनरेट करी है। तीसरा, फंड परफॉर्मेंस यानी कि 1, 3, 5 साल में रिटर्न कैसा रहा है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। बेस्ट परफॉर्मेंस फीचर गारंटीज आप यहाँ पे ऑफकोर्स जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम फ्यूचर में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं दे सकते अनटिल अनलेस वो फंड ही स्पेसिफाई ना किया गया हो। चौथा, फंड मैनेजर ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है, टॉप होल्डिंग्स क्या है, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन कितना है या क्रेडिट क्वालिटीज क्या है। पांचवी इसकी बात करी जाए तो फंड कितना पुराना है यानी उसकी एज कितनी है, ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड होना ही फंड का बेटर होता है, कंपेयर करना इजी भी हो जाता है इस केस में। इसके अलावा छठे की बात करी जाए तो फंड साइज यानी एयूएम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी रिस्क देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा भी है अगर तो स्टॉक्स में
एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट हो सकती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करी जाए तो कितनी बार पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं, कई बार ज्यादा टर्नओवर वाले ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिटर्न्स पर असर डालते हैं। इसके बाद स्कीम रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी टोटल एक्सपेंस रेशियोज कम TER वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेटर नेट रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स वाइल सेलेक्टिंग ए म्यूचुअल फंड स्कीम, क्योंकि ये आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डू एंड डोंट्स एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना होता है तो वो क्या होता है। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि स्कीम की सुटेबिलिटी इन्वेस्टर्स की जरूरत और सिचुएशन से मैच करे और रिडम्पशन के वक्त टैक्स और लोड्स कंसिडर करना भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। आप क्लियरली टेबल पे देख पाएंगे, दोनों तरफ हमने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसको आप डिटेल एक एक करके समझिएगा। अब समझते हैं कि पहले करना क्या चाहिए। तो स्कीम सुटेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर्स की नीड और रिस्क प्रोफाइल से मैच करानी होती है हमेशा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हो या चूज कर रहे हो। दूसरा, इन्वेस्टर के टाइम होराइजन को समझिए। शॉर्ट टर्म गोल्स है तो डेट फंड्स की तरफ जाइए, लॉन्ग टर्म गोल्स है तो इक्विटी फंड्स की तरफ जाइए। तीसरा, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन्वेस्टर्स को क्लियरली समझाइए, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। चौथा, एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशन कंसीडर करो, रिडम्पशन के वक्त पे किस तरीके का टैक्स पे करना पड़ेगा, एग्जिट लोड लगेगा, ये सारी चीजें आप उनको क्लियर करके समझाइए। तो कभी कभी एक साल वेट करने से ज्यादा फायदा हो जाता है, एटलीस्ट वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी फायदा हो जाता है, इनफैक्ट अगर शॉर्ट टर्म में आप अगर रिडीम नहीं कर रहे हो तो। पांचवा, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली आप रिव्यू करते रहिए, गोल चेंज होते ही आप मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करते रहिए। अब बात करते हैं क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर ही स्कीम को रिकमेंडेड मत करिए। पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेटिव नहीं है कि वो फ्यूचर में भी गारंटेड उसी तरीके के रिटर्न भी जनरेट करेगा। दूसरा, इन्वेस्टर के टैक्स ब्रैकेट को अच्छी तरीके से समझिए और उसके एग्जिट लोड्स को इग्नोर मत करिए। एक हाई टैक्स इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स एफिशिएंसी मैटर करती है। तीसरा, एग्रेसिव या हाई रिस्क फंड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को मत दीजिए, ये एक तरीके से मिस सेलिंग हो जाएगी और सेबी के रूल्स के अगेंस्ट भी माना जाएगा। चौथा, पोर्टफोलियो चर्न मत करिए, सिर्फ कमीशंस के लिए आप इस तरीके की चीजें मत करिए। ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपको ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर लायबल करेगी, उनको बियर करना पड़ेगा और अनएथिकल प्रैक्टिस भी मानी जाएगी। पांचवा जो है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का गारंटेड रिटर्न्स के प्रॉमिस कभी मत करिए, ये सेबी के रूल्स के वॉल्यूशन के अंडर में आता है। दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 12 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन पूरा हो गया है और साथ ही NISM सीरीज 5A के सारे 12 के 12 चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्विक रिकैप की बात करूं, स्कीम सिलेक्शंस के दो मेन बेसिस होने हैं, इन्वेस्टर्स की जरूरत और फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टर नीड के लिए देखा जाए तो पहले फाइनेंशियल गोल्स को सेट करिए, रिस्क एपेटाइट को समझिए और एसेट एलोकेशंस को डिसाइड करिए। याद रखिए, एसेट एलोकेशंस का पर्पस रिटर्न्स बढ़ाना नहीं होता है, रिस्क को रिड्यूस करना होता है। इसके अलावा रिस्क हायरार्कीज को समझा हमने। ओवरऑल मेन लिक्विड एसेट्स में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, वहां पे इन एसेट्स में रिस्क कम देखने को मिलता है। वहीं इक्विटी सबसे रिस्की माना जाता है। डेट में ओवरनाइट सबसे सेफ, वहीं गिल्ट सबसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव माना जाता है। वहीं इक्विटी में लार्ज कैप एसेट जो होते हैं वो स्मॉल और मिड कैप से कम रिस्की माने जाते हैं। इंडेक्स फंड और ETF सबसे डाइवर्सिफाइड माने जाते हैं। वहीं सेक्टरल सबसे कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क में आता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। फंड विद इन ए कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त हमने 8 क्राइटेरिया डिस्कस करे, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड मैनेजर्स कौन है, परफॉर्मेंस क्या रही है, पोर्टफोलियो की एज क्या है, साइज क्या है, टर्नओवर रेशियोज क्या रहे हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करी। डू एंड डोंट्स हमने डिस्कस करा, इन्वेस्टर्स की सुटेबिलिटी को मैच करोगे, उसके टैक्स को कंसिडर करिएगा, एग्जिट लोड्स को कंसिडर करिएगा। ये चैप्टर और ये पूरा कोर्स आपके एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए फाउंडेशन के तौर पे काम करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 12 के साथ साथ हम NISM सीरीज की जो हमने 1 से 12 तक की जर्नी थी वो भी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद यही करता हूं कि मैं आपकी इस पूरे जर्नी में आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाया हूं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिए, हम उसको ट्राई करेंगे कैसे जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन दे पाए। साथ ही साथ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आपका कोई कलीग है, दोस्त है, यार है, वो NISM की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी तरह तरह की वीडियोज आती रहेंगी, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।